हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एनसीईआरटी। तो बच्चों, इस चैनल पे हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 के सभी साइंस और मैथ के सभी टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस। बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस आज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो पहला जो बहुत ही कॉमन सा चेंज है वो है डे एंड नाइट, सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात। ओके, ये बहुत ही कॉमन सा चेंज है। उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चेंज है जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं, वो है हमारे पास वेदर। जो सुबह जैसे कभी कभी हमने देखा होगा मॉर्निंग में अगर क्लाउडी है तो दोपहर को धूप निकल आती है, इवनिंग में फिर क्लाउडी सा हो जाता है। जैसे आज का रेनी सीजन चल रहा है तो वेदर कब चेंज हो जाए हमें नहीं पता लगता। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे पास चेंजेस अराउंड अस है कि हमारे चारों में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और इन चेंजेस का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि आपस में कुछ चेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है ये फर्स्ट स्टूडेंट क्या कह रहा है कि आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर को। कहता आधे घंटे पहले मैंने एक आइस का क्यूब रखा, इट हैज़ नाउ बिकम वाटर, अब वो पानी बन चुका है। मतलब ये कुछ चेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये गर्ल क्या कह रही हैं कि a bird that I saw yesterday on this rose। कहता है कि ये रोज़ प्लांट है, इस पे मैंने कल एक बर्ड देखा था और आज वो एक फ्लावर बन गया है। दूसरी गर्ल क्या कह रही है, द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज़ नॉट कोल्ड एनी मोर। ओके, जो बोतल के अंदर जो ही ठंडा पानी है अब वो ठंडा नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया, अभी पानी तो ठंडा था अब वो ठंडा नहीं रहा। उसके बाद ये बच्चा क्या कह रहा है कि येस्टरडे आई सा सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन अ बनाना। कहते हैं कि मैंने कल कुछ बनाना के ऊपर कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट देखे थे, बट टुडे इट हैज़ मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। बट आज और भी ज़्यादा स्पॉट्स हो गए हैं और उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो दीज स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस। इन स्टूडेंट ने कुछ चेंजेस के बारे में डिस्क्राइब किया। एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट, और किस प्रकार के चेंजेस के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हो सकता है कि आपने ये पहले भी चेंजेस के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ के आ रखे हों। ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें कुछ चेंजेस के बारे में हैं। चलो डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से चेंजेस हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 5.1, यू माइट हैव ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस को होते हुए देखा होगा। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 5.1। कुछ चेंजेस आपको टेबल 5.1 में दे रखे हैं। ओके, एंड you may notice that something is changing in each case. Take a moment to reflect on the changes in each case. Record your observation। देखो इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपने इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। सम चेंजेस अराउंड। ओके, देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा चेंज है, मेल्टिंग आइस क्यूब। ठीक है, आइस की क्यूब्स में मेल्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि इसमें क्या चेंज, आपको क्या लगता है कि क्या चेंज आ रहा है। जो आइस थी अब वो मेल्ट हो गया, मतलब कि वो वाटर में चेंज हो गया, मतलब कि उसके स्टेट में चेंज आया। किस में चेंज आया, उसके स्टेट में। ओके, चॉपिंग वेजिटेबल है, आपने उसको चॉप्ड किया मतलब आपने कट किया तो वो उसका साइज़ छोटा हो गया, मतलब इसमें क्या चेंज आया, उसके साइज़ में चेंज आया है। ओके स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इसके अंदर मेल्टिंग आइस में जो हमारा चेंज आया वो किस में आया, हमारे स्टेट में। किस में चेंज आया, हमारे स्टेट में। ओके, एंड चॉपिंग में हमारा यू कैन से डैट शेप कह सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा शेप, हमने जो सब्जियाँ थी उसे चॉप्ड किया तो उसके शेप में चेंज आ गया। बॉइलिंग वाटर है, ये भी हमारा स्टेट में ही आएगा, ये भी हमारा स्टेट में चेंज आता है। ओके, स्टेट में चेंज आया है इसके अंदर भी। ठीक है, उसके बाद है मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम द कॉर्न। कॉर्न से पॉपकॉर्न बन गया। ओके, इसमें आप शेप चेंज कह सकते हैं। और वैसे तो ये केमिकल भी चेंज आएगा हमारे पास, अभी हम बहुत डीपली पढ़ेंगे केमिकल फिजिकल चेंज क्या आता है। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, शेप, ये भी हमारा शेप में आया है इसके अंदर चेंज। ओके,
एडिंग बीटरूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, कहते हैं बीटरूट एक्सट्रैक्ट को हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली इसमें चेंज आता है, फिजिकली चेंज मतलब कलर में चेंज आया, उसके किस में चेंज आया, कलर में। ओके, और जब हम पानी में मिलाएंगे तो किस में चेंज आएगा राजे, कलर में चेंज आएगा। बर्निंग वुड, वुड को वुड को जब हम बर्न करते हैं एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, तो ये हमारा केमिकल चेंज में आता है। ये हम आगे बताएंगे अभी आपको कि केमिकल चेंज क्या आता है। ओके, दिस इज़ केमिकल चेंज। ड्राइंग वेट क्लॉथ्स, ओके, गीले कपड़ों को सुखाना, ये भी एक चेंज में आएगा हमारे पास, ये भी हमारा फिजिकल चेंज में आता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स टू ऑफ डो, डो आटा जो गूंदा हुआ होता है उसको छोटी छोटी गोलियाँ बनाना, ठीक है, ये भी हमारा फिजिकल चेंज में आ गया। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू द चपातीस, डो की चपातीस बनाना, फिजिकल चेंज आ गया। एनी अदर, कोई और चेंज है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, यू माइट हैव नोटिस डैट दीज चेंजेस कुड बी इन द साइज, शेप, स्मेल और अदर प्रॉपर्टी। ये जो चेंजेस में चेंज आ रहे हैं उसमें साइज़ में चेंज आ सकता है, शेप, स्मेल और कुछ प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं। ओके, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस डैट हैपन इन योर सराउंडिंग, कहते हैं कि आप कुछ और चेंजेस को बता सकते हैं जो आपके सराउंडिंग में हो रही है। मेक अ लिस्ट दोज चेंजेस टू। वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस, हम जितने जो भी चेंजेस हमारे चारों तरफ आ रहे हैं हम उनको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाय स्मेल, सूंघ के कर सकते हैं, टच करके, सुन के या टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, सो कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू द कैटेगरीज, क्या हम इन चेंजेस को कैटेगरीज में इन कैटेगरीज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हम अब हमने कैटेगरीज के अंदर हमने उनको एक्सप्रेस किया है। तो फर्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम, कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनके अपीयरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे है साइज से, जिनके शेप में, जिनके साइज़ में, कलर में तो चेंज आ रहा है, ठीक है, बट रिमेन द सेम, मतलब सब्सटेंस तो सेम एज इट इज़ है, सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं है। मतलब जो जैसे कि मान लो पेपर है, पेपर को आप कट कर रहे हैं उसका साइज़ में तो चेंज आ रहा है लेकिन पेपर तो पेपर ही है ना। ओके, तो यही है हमारे पास कि सब्सटेंस में चेंज इन द अपीयरेंस बट रिमेन इन द सेम, लेकिन वो सेम रहता है, उसके अपीयरेंस में तो चेंज आ जाता है बट वो खुद तो सेम है। तो फर्स्ट क्या है, क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट विथ पेपर। टेक अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्ड दैम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। कुछ पेपर की शीट्स ली, उनको फोल्ड करके हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए। डू यू गेट द सेम पेपर बैक, कि आप दोबारा इन सेम पेपर को ला सकते हैं व्हेन यू अनफोल्ड दीज ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, अगर आपने कट नहीं किया है, सॉरी फोल्ड किया है, ओनली फोल्ड किया है, फोल्ड करके उसे अनफोल्ड कर दीजिए, हाँ हमें मिल जाएगा। ऑब्वियसली हमने कट नहीं किया है यहाँ पेपर को, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास कि प्लेइंग विद अ बलून। टेक बलून एंड इन्फ्लेट इट, कहते हैं एक बलून लीजिए, उसको फुला लीजिए, उसके अंदर एयर फिल कीजिए। नाउ लूजन योर ग्रिप, और उसके बाद उसे छोड़ दीजिए, मतलब उसे लूज़ कर दीजिए उसकी ग्रिप को। लेट द एयर एस्केप आउट, एयर बाहर निकल जाइए। डू गेट द इन्फ्लेटेड बलून बैक, ऑब्वियसली बलून था, एयर फिल की, दोबारा से बलून मिल गया हमें, ठीक है। तो टेक अनदर बलून, इन्फ्लेट इट एंड ग्रिप द ओपनिंग टाइटली, क्या दोबारा दूसरा बलून लो, उसको एयर फिल करो, उसकी ग्रिप को अच्छी तरीके से बांध दीजिए। ओके, नाउ प्रिक इट विद अ पिन, अब उसको पिन के साथ उसमें छेद कर दीजिए, वो क्या जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। बी केयरफुली वाइल यूजिंग पिन। व्हाट हैपन्स, विल यू एबल टू गेट द अनइन्फ्लेटेड बलून बैक, कहता अब जो अनइन्फ्लेटेड बलून था, मतलब कि पहले तो बिल्कुल प्रॉपर सही बलून था हमारे पास, ठीक है, उसमें हम एयर फिल कर सकते थे, अब पिन डाल दिया तो ऑब्वियसली अब उसमें हम एयर फिल नहीं कर पाएंगे इस डेट के लिए, तो उससे हम दोबारा से बैक कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, वो वेस्ट हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, वो है क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। कहते हैं क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू द पाउडर, कुछ चॉक के पीसेस लीजिए, उसे पाउडर के अंदर आप कर दीजिए, क्रश कर दीजिए, पाउडर बना दीजिए। कैन यू गेट द चॉक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर, कहते हैं पाउडर से क्या आप चॉक पीस को दोबारा बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं बिल्कुल। चॉक, जो भी चॉक का पाउडर बनाया है उसको दोबारा से पानी मिला के उसका आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट बना लीजिए और दोबारा से चॉक की शेप दे दीजिए। Is there any similar in the changes listed A, B and C? During all these changes, materials such as paper, rubber, sheet of the balloon and the chalk remain the same. कोई भी अगर चेंज आ रहा है, पेपर में जो भी चेंज आया है या बलून में जो भी चेंज आया है, चाक पीस में, कहते हैं वो तो सेम ही रहते हैं। थ्रू देयर अपीयरेंस, शेप और साइज में हैव चेंज, उनके शेप और साइज में चेंज आ सकते हैं। ओके,
You may also recall from the grade 6 science textbook curiosity that water can exist in different state. हमने साइंस 6 क्लास में भी पढ़ा है कि जो वाटर है उनके अलग अलग स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी चेंज हो सकते हैं. सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है. इन ऑल दीज केसेज ऑल्थो वी ऑब्जर्व अ चेंज इन द अपीयरेंस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सच चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज, इट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज. देखो कहने का क्या मतलब, वो ये कहना चाहता है कि इन ऑल दीज केसेस, सभी केसेस में हमें क्या समझ में आया है कि वी ऑब्जर्व अ चेंज, हमने जो भी चेंज ऑब्जर्व किया वो उनके अपीयरेंस में, उनका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, स्मेल, कलर चेंज हुआ है, ओके. और हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिला है. तो सच सब्सटेंस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे सब्सटेंस आप या बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि सच सब्सटेंस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट, शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज, जिसमें सब्सटेंस का सिर्फ शेप, साइज और स्टेट ही चेंज होता है, उसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं. दैट आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस. लेट अस एक्सप्लोर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज. आई होप ये आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा. ओके तो नेक्स्ट हमारे पास है और सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम. अब ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका में चेंज इन अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस में भी चेंज हो सकता है बट नॉट रिमेन द सेम, बट वो सेम नहीं रहते. अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि सब्सटेंस में चेंज अपीयरेंस, शेप, साइज, स्टेट में चेंज तो आ रहा है बट सेम रहते हैं वो, ओके उनमें कोई चेंज नहीं आता. अब वो सेम नहीं है. देखो क्या है एक्टिविटी 5.3. 5.3 में क्या दे रखा है, टेक 2 ग्लास टम्बलर और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल. 2 ग्लास टम्बलर ले सकते हैं या फिर आप कोई भी ट्रांसपेरेंट बोतल ले सकते हैं, मार्क ए एंड बी. फिल 1/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर ए विद द टैप वाटर. कहता है एक जो ग्लास टम्बलर ए है उसको टैप वाटर से फिल कीजिए, एंड 1/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर बी विद द लाइम वाटर, और दूसरे में लाइम वाटर. नाउ ब्लो एयर, ओके उसके अंदर एयर को फिल करना है इनटू ईच ग्लास टम्बलर, वन एट अ टाइम यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉ एंड ऑब्जर्व दैम. ठीक है, अलग अलग स्ट्रॉ का यूज़ करना है. तो बच्चों यहाँ पे ना आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपने ग्लास जो टम्बलर ए है, ओके एक बार फिर देख लीजिए, जो टम्बलर ए है फिल 1/4 ग्लास टम्बलर ए विद द टैप वाटर. टैप वाटर नॉर्मल जो पानी आता है आपके घर में, ठीक है उससे लेना है, एंड 1/4 ग्लास टम्बलर बी विद द लाइम वाटर. यहाँ पे लाइम वाटर का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे लेमन जूस का मतलब नहीं है, लाइम वाटर का मतलब चूना पानी है, चूने का जो पानी होता है, ओके. उसके अंदर फिर आपने 2 बोतल ए और बी में फिल कर लिया, अलग अलग स्ट्रॉ लिया, उसके अंदर आपने क्या करना है, ब्लो द एयर को ब्लो करना है, ओके. क्वेश्चन क्या है, क्या मतलब कि क्या आपको सावधानी बरतनी है, डू नॉट सक द वाटर को ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, और लाइम वाटर वाइल डूइंग दिस, स्पेशली जब लाइम वाटर हो, ओके. तो ग्लास टम्बलर कंटेनिंग टैप वाटर एंड ग्लास टम्बलर कंटेनिंग द लाइम वाटर, ये स्ट्रॉ है, ओके. आगे क्या नोटिस किया, डू यू नोटिस एनी चेंज, क्या आप जब आप उसके अंदर एयर को ब्लो करते हैं तो कुछ चेंज आया. कहता है इन अ ग्लास टम्बलर ए ब्लोइंग एयर इनटू द वाटर क्रिएट बबल्स ओनली. जब हम ब्लोइंग करते हैं एयर को, तो जो ग्लास ए जिसके अंदर सिर्फ टैप वाटर था उसमें कुछ बबल्स से निकलते हैं, एंड देयर इज नो चेंज अपीयरेंस ऑफ द वाटर. इन द ग्लास टम्बलर बी ब्लोइंग एयर इनटू द लाइम वाटर, जिसमें लाइम वाटर फिल है, जब उसके अंदर हम एयर को ब्लो करते हैं तो वाटर क्रिएट्स बबल्स एंड टर्न द लाइम वाटर मिल्की. ठीक है, एक तो वाटर में से बबल्स निकलते हैं और साथ में जो लाइम वाटर है वो थोड़ा सा मिल्की हो जाता है, मतलब कि क्लाउडी सा हो जाता है. इफ़ वी लीव इट फॉर सम टाइम अ वाइट सब्सटेंस सेटल एट द बॉटम. कहता है कुछ देर के लिए अगर हम इसे रख दें तो ग्लास टम्बलर के अंदर बॉटम में कुछ वाइट सब्सटेंस सा बैठ जाएगा, ओके. दैट इंडिकेट समथिंग न्यू हैज़ फॉर्म. इससे ये पता चलता है कुछ नई चीज़ है जो हमको फॉर्म हुई है. सच चेंजेस इन विच, अब आपको बिल्कुल ध्यान में रखना कि ऐसे चेंजेस जिसमें इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस. उसे हम कौन से चेंजेस बोलते हैं, केमिकल चेंजेस. न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस. कोई भी प्रोसेस है अगर उसमें कोई नया आपको सब्सटेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल चेंज. उसे हम कौन सा चेंज बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं. इन दिस केस लाइम वाटर में क्या हुआ, लाइम वाटर के केस में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट. आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीथ आउट, जो हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ब्रीथ आउट करते हैं. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड
फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट रिएक्ट विद लाइम वाटर। उसने लाइम वाटर के साथ क्या रिएक्ट किया एंड फॉर्म्स अ न्यू वाइट कलर सब्सटेंस, और उसने एक वाइट कलर सब्सटेंस को फॉर्म किया, डेट इज कैल्शियम कार्बोनेट, डेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि पानी में क्या था, इनसोल्यूबल था। देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की, इसी कारण से जो लिक्विड है वाटर के अंदर वो हमें कैसा दिखाई देने लग गया, मिल्की सा, मतलब क्लाउडी सा दिखाई देने लग गया। एंड अलोंग विद दिस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म, इसमें कुछ मात्रा में पानी भी फॉर्म्ड हुआ। एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज, और ये जो फॉर्मेशन है नए सब्सटेंस का वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंजेस। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंट इन द शॉर्ट फॉर्म और एज अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल चेंज है उसको हम केमिकल इक्वेशन, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म, उसकी शॉर्ट फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं कि मतलब जो भी केमिकल चेंज होता है ना उसको हम केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको याद में रखना है जो लाइम वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, जो भी हम ब्रीथ आउट किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कि लाइम वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो वो आपको क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो कि बॉटम में बैठ गया था। ओके, एंड प्लस वाटर। The turning of lime water milky is also used as a test for the carbon dioxide। जो लाइम वाटर मिल्की जो हमें मिला है ना उसका यूज़ हम कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं। सो आगे चलते हैं, लेट अस एक्सप्लोर दिस विद अनदर एक्टिविटी यूजिंग सम सब्सटेंस फ्रॉम आवर किचन। हमारे किचन में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, हमारी किचन में नहीं हमारे बॉडी में भी है, हर जगह केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर आपने क्या करना है, विनेगर या लेमन जूस को डालना है। विनेगर लेमन जूस दोनों ही क्या होते हैं, एसिडिक इन मीडियम होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ओके, ये हम चैप्टर में पढ़ के आ रखे हैं, 7th क्लास के चैप्टर नंबर एसिड और बेस के चैप्टर में हमने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। ओके, सो ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, कहता है उसके अंदर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाना है। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, आपने लेमन जूस लिया, बेकिंग सोडा डाला, क्या मिला आपको, यू विल हियर अ फिजिंग बबलिंग साउंड, आपको एक साउंड सी प्रोड्यूस होती दिखाई देगी। एंड सी द गैस बबलिंग फॉर्मिंग, और आपको ये दिखाई देगा कुछ गैस भी उसके अंदर फॉर्म हो रहा है। पास दिस गैस टू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, कहते हैं इस गैस को लाइम वाटर चूना पानी जो है उसमें से आप उसे पास करें, गैस को पास कराना है। कैप्ट इन अनदर टेस्ट ट्यूब, ठीक है, मतलब दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में तो विनेगर, लेमन जूस कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालना, उसमें तो जो गैस निकलेगी ना, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपने चूना पानी लेना है, उस गैस को उसमें से पास करवाना है। ओके, वट डू यू ऑब्जर्व, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो लाइम वाटर है वो क्या हो गया, मिल्की चेंज हो गया, मतलब क्लाउडी सा हो गया। वट डू यू इंफर अबाउट द गैस फॉर्म बाय मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। देखो इससे क्या पता लगता है कि विनेगर में जब बेकिंग सोडा मिलाया तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, हमको ये पता लगाना था। ओके, सो दिस इंडिकेट्स दैट द गैस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड। जी, हमें इससे ये पता लगता है कि जो भी गैस फॉर्म हुई है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एंड दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म यूजिंग द 2 स्मॉल यूज बॉटल्स इंस्टेड ऑफ टेस्ट ट्यूब। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप उसको छोटी छोटी 2 प्लास्टिक की बोटल्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ एज शो इन फिगर, और कोई भी स्ट्रॉ का यूज़ आप कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। सिंस अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस मिला हमें, दैट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन। अब हमने क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। वी से डैट अ केमिकल चेंज हैज़ अकर्ड हेयर एज वेल, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। अब इसमें क्या है, हमने क्या क्या मिलाया था, विनेगर मिलाया था। ठीक है, हमारे पास क्या था, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, जिसमें हमें क्या निकल के, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। पहले हमारे पास क्या था, लाइम वाटर था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया था, और हमें अदर सब्सटेंसेस मिले थे। अदर सब्सटेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अदर सब्सटेंसेस में हमारे पास क्या मिला था, हमारे पास वाटर मिला था। ठीक है, और साथ में कुछ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स। सो न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन। वी से दैट केमिकल चेंज हैज़ अकर्ड
हेयर एज वेल इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, जो केमिकल चेंज हुआ है उसे इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। विनेगर में क्या ऐड किया था हमने, बेकिंग सोडा, क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस अदर सब्सटेंसेस। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग द बेकिंग सोडा एंड वाटर। हम बेकिंग सोडा में वाटर मिलाएंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, हाँ हमें कुछ ना कुछ फॉर्मेशन तो मिलेगा, ठीक है, उसमें बबल्स निकलते हैं। इज दिस अ फिजिकल केमिकल चेंज, इट इज़ अ केमिकल चेंज। बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ पे जो चेंज है वो कौन सा चेंज आएगा हमारे पास, केमिकल चेंज आएगा। क्या आएगा, केमिकल चेंज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए हमारे पास क्या है, सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि केमिकल चेंज में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास रस्टिंग है। रस्टिंग राजा आपने बिल्कुल बहुत ही बार देखा होगा, हम आपके घर में जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ा सा मॉइस्चर में, ठीक है, तो उसमें कुछ ब्राउनी शेड सी लेयर बन जाती है, तो वो हमारे पास रस्टिंग होता है। देखो क्या लिखा है, रस्टिंग। पहला टॉपिक का नाम है सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अदर प्रोसेस हैं। फर्स्ट हमारे पास है रस्टिंग। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपने मेटल्स नॉन मेटल पता ही है आपको। अ न्यू ब्राउन कलर सब्सटेंस कॉल्ड द रस्ट इज फॉर्म, ठीक है, उन पे एक नया ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, फॉर्म होता है, डेट इज कॉल्ड द रस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। दस रस्टिंग इज ऑल्सो केमिकल चेंज। रस्टिंग भी हमारे केमिकल चेंज है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। इसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, डेट इज आयरन ऑक्साइड। बट जब कोई भी, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या देखा है, आयरन नेल्स दे रखी है। आयरन नेल्स को जब हम थोड़ा मॉइस्चर में थोड़ा सा छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम मतलब कि मान लीजिए 1-2 दिन के लिए, तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, वो रस्ट कहलाती है। एक्चुअल में वो क्या है, वो आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल है, मतलब एक नया सब्सटेंस हमें मिला है, वो आयरन ऑक्साइड है। तो दिस इज ऑल्सो कम्स टू द केमिकल चेंज। तो रस्टिंग भी हमारा किस में आता है, केमिकल चेंज में। नेक्स्ट हमारे पास है कंबशन। कंबशन, लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन लर्न इन द चैप्टर, ओके, जो कि फिगर 5.5 में आपको दे रखा है। एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको बर्न करते हुए दिखाया गया आपको। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इसमें एक तो बहुत ही ब्राइट सी लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और एक गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वर्ड ऑफ मेटल नॉन मेटल का एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में, ओके। सो कैन यू प्रिडिक्ट इफ़ दिस इज़ अ फिजिकल केमिकल चेंज। बच्चों ये तो केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हम इसे बर्न कर रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस, कुछ एशिड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इनसोल्यूबल पार्टिकल, और इसमें से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहता है कि व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन सा है, जो भी एशिड्स है ना वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इज फॉर्म। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। तो मैग्नीशियम रिबन भी हमारा किस में आ जाएगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कम्स इनटू द केमिकल चेंज। वी ऑब्जर्व दैट हीट एंड लाइट are also produced along with the formation of new substance in this reaction। इस रिएक्शन में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। इसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम जो कि एक रिबन है प्लस ऑक्सीजन, ऑब्वियसली है, कोई भी चीज़ बर्न करती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करती है, एंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाइट कलर का पाउडर है, दैट इज जिसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। साथ में हमें हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट। बच्चों यहाँ पे गैस भी आएगा, हमें गैस भी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, गैस। इज दैट क्लियर। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करता है, क्योंकि बर्न कर रहा है, रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, इट इज़ कॉल्ड द कंबशन। उसे हम क्या बोलेंगे, कंबशन बोलेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कंबशन। कंबशन क्या होता है कि chemical reaction in which substance react with the oxygen or produce heat and light, it is called the combustion। substance that undergo combustion reaction, और जो से substance combustion reaction के अंदर involve होते हैं, that is called the combustible substances, उसे हम combustible substance बोलते हैं। जैसे कि wood को हम बर्न कर सकते हैं, पेपर बर्न कर सकते हैं, कॉटन, केरोसिन, बहुत सारे हैं combustible substance that can be burned, okay। let us find out whether the presence of oxygen is essential for the combustion। अब हम ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है, क्या वो कंबशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इसके लिए एक बहुत एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी 5.5। लेट अस इन्वेस्टिगेट।
प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल्स ऑन 2 सेपरेट पेट्री डिशेस। आपने कुछ 2 कैंडल्स ले लेनी है, लाइट दैम, उनको बंद करना, जलाना है। लाइट दैम का मतलब समझ गए होंगे आप। कवर वन ऑफ दीज विद अ ग्लास टम्बलर, किसी एक के ऊपर ग्लास टम्बलर को उसे कवर कर देना है। एज शो इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। व्हाट हैपन्स टू द कैंडल फ्लेम्स इन द 2 केसेस, कहते हैं क्या हुआ जो कैंडल फ्लेम है। देखो जिस पे आपने ग्लास टम्बलर नहीं रखा, डैट विल कंटिन्यूसली बर्न, वो कंटिन्यूसली ऐसे बर्न करती रहेगी, लेकिन जिस पे ग्लास टम्बलर रखा है थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही बुझ जाएगी। इस डेट के लिए तो इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न तो यही है इसके अंदर आज मेन रीज़न क्या है, ऑक्सीजन। ओके, तो वी ऑब्जर्व डैट कैंडल डैट वाज नॉट कवर, जिस कैंडल को हमने कवर नहीं किया था कंटिन्यू टू बर्न, वो कंटिन्यू जल रही है। वेयर एज कैंडल डैट वाज कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। व्हाई डज दिस हैपन, कॉमन हमें बात समझ में आती है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये किसके कारण हुआ है, ये हुआ है ऑक्सीजन के कारण। सिंस द कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर डज नॉट हैव अ कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ एयर, जिस कैंडल को हमने ग्लास टम्बलर से कवर किया था उस पर अब एयर पास होना बंद हो चुकी है। द फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश्ड सून। द कंपोनेंट ऑफ द एयर डैट सपोर्ट द कंबशन इज ऑक्सीजन। एयर में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन, जो कि सपोर्ट करता है किसी कंबशन को, मतलब कि जलाने को। एंड दिस कैन बी कम्फर्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। और ये कैसे हमने कम्फर्ट किया, ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास, ठीक है, जो हमने ग्लास टम्बलर को कवर किया था, जो जिस कैंडल पे हमने ग्लास टम्बलर को कवर किया था उससे ऑक्सीजन सारी क्या होती है, रिमूव हो जाती है, उसमें क्या प्रेजेंस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंस होती है। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अभी बोला कि ग्लास टम्बलर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जैसे ही हमने उसके ऊपर रखा ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन सारी बर्न होगी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बची, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन द पेट्री डिश, ठीक है, कुछ लाइम वाटर डालिए, you will notice that it turns milky, and this carbon dioxide was formed by the carbon from the wax and the oxygen from the air. In other words, oxygen is required for the combustion. Simple language में आप ये कह सकते हैं कि oxygen is required for the combustion. combustion के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डेट के लिए आगे देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, साइंस एंड सोसाइटी। इफ़ अ पर्सन क्लॉथ कैच फायर, अगर कोई भी पर्सन के क्लॉथ को फायर आग लग जाती है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो उस फायर को बुझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। रैप अ ब्लैंकेट, हम क्या करेंगे, ब्लैंकेट उसके ऊपर रैप कर देंगे, या क्लॉथ अराउंड द पर्सन, लेकिन क्लॉथ बोला है लेकिन ऐसा क्लॉथ करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि वो और आग पकड़ ली, ठीक है। एंड दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जैसे हम ब्लैंकेट या किसी मोटे से कपड़े के साथ उसे हम कवर करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे एयर की सप्लाई कट हो जाती है, एंड फायर गेट्स एक्सटिंग्विश, और जो फायर है वो बुझ जाती है। क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, सिंथेटिक ब्लैंकेट क्लॉथ शुड नेवर बी यूज। अभी मैं यही बोलना चाह रही थी, जो भी सिंथेटिक ब्लैंकेट है, जैसे नायलॉन का हो गया, बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट अ फायर एज दिस कैन मेल्ट और स्टिक टू द स्किन, ये मेल्ट होके क्या हो जाते हैं, स्किन के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। ओके, उसके बाद है कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, देखें ये फैक्ट्स क्या हैं। नेचर वंडर्स, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स एमिटिंग लाइट इन द गार्डन और अ फील्ड इन अ लेट इवनिंग, कहते रात के समय आपने कुछ ऐसे इंसेक्ट देखे होंगे जिसमें से लाइट एमिट कर रही है। दीज इंसेक्ट आर कॉल्ड द फायरफ्लाइज, ऐसे इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फायरफ्लाइज बोलते हैं। एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस बाय अ केमिकल चेन, अब इनके अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होती है बेटा, आपने देखा फायरफ्लाइज बोलते हैं, आपने देखा होगा रात के समय, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जो लोग विलेज में रहते हैं, आज बहुत सारे विलेजेस हैं, ठीक है, नाइट के समय जुगनू देखने को मिलते हैं, को जुगनू बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इनके अंदर जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो भी एक केमिकल चेंज ही है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द, ये इस प्रकार की जो लाइट प्रोड्यूस होती है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुई है बट उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस। इस डेट के लिए तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर कॉल्ड द बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, सो आपका आंसर आएगा
लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करते हैं विदा हीट के, उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर द कंबशन। कहता है कि एयर की प्रेजेंस ही कंबशन के लिए काफ़ी है। सो वी लर्न अबव डैट कंबस्टिबल सब्सटेंस, हमने कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ा एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर द कंबशन, और हमने ये भी पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़रूरी होती है कंबशन के लिए। वी ऑल्सो नो डैट पेपर इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बट वी कैन कीप इट इन द एयर। पेपर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, हम उसे एयर में ऐसे ही रख दें, क्या वो जल जाएगा? नहीं जलेगा। ऑब्वियसली आपके पास पेपर है, धूप में रख दो, जल जाएगा क्या? ऐसे ही रख दो, आपके बेंचेस के पेपर पड़े हैं, जल रहे हैं? नहीं जल रहे हैं। ठीक है, एयर में तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ना, वो अपने आप तो नहीं जल रहे। बट वी कैन कीप इट in air for any length of time without it catching fire. What else is needed to start combustion? ओके तो कहता है कि अब बताओ कि इसको कंबशन स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो लेट अस लर्न अबाउट दिस। अब इसके लिए हम पढ़ते हैं। तो एक एक्टिविटी दे रखी है, सावधानी क्या बरतनी है आपको। परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन अडल्ट। किसी बड़े के साथ या अपने टीचर के साथ ही आपको ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, कहता है होल्ड अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए विद अ पेयर ऑफ टोंग, ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक टू इट। और आपने एक मैच स्टिक भी ले सकते हैं। इट क्विकली कैचेज द फायर। कॉमन सेंस का पेपर है, पेपर मैच स्टिक से आपने उसको मैच स्टिक को आपने मैच स्टिक से उसे जलाना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो जल्दी से आग पकड़ लेगी। डू वी से डैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस। डू वी से डैट वी नीड अ फायर, किसी बर्निंग प्रोसेस को बंद करने, मतलब बर्निंग प्रोसेस में किसी ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए हमें फायर की रिक्वायरमेंट है? हाँ है, बिल्कुल है। सो टेक अनदर पीस ऑफ पेपर। यहाँ पे तो हाँ बोल दिया हमने, ठीक है, ये तो है ही, कॉमन सी बात है। कोई अगर आपसे पूछे कि इस चीज़ को बंद करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप फायर, आपके दिमाग में फायर ही आएगा। चलो कोई भी मैस्टिक लेते हैं, ऐसे आग लगाते हैं। सो टेक अनदर पीस ऑफ पेपर यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, बहुत ही ईजिली स्टेशनरी शॉप पर भी मिल जाता है। फोकस द सन रेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटनेस स्पॉट ऑन द पेपर। आप सन के पास जाइए, सन के पास नहीं जाना है, मतलब कि धूप में जाइए। ओके, आपने पेपर लेना है और उस सन रेज को उस मैग्नीफाई ग्लास पे आपने क्या कराना है? फोकस करना है, जैसे कि आपको पेपर में दिखाई, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इट क्विकली कैचेस द फायर। डू वी से डैट वी नीड फायर, सॉरी यहाँ पे थे हम। Using a magnifying glass, focus the sun rays to make the smallest brightening spot as shown in figure. Hold it there for some time. कुछ देर के लिए होल्ड करना है। What do you observe? अब क्या ऑब्जर्व होगा? We observe that पेपर स्टार्ट टू एमिट स्मोक। हमें क्या ऑब्जर्व, जो पेपर है उसमें से कुछ स्मोक, धुआं सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन कैचेस फायर, थोड़ी देर बाद उसमें से फायर मतलब आग भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। दस वी फाइंड डैट अ सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर। तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सब्सटेंस है वो बिना फायर के भी बर्न किया जा सकता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज? अब इस चेंज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सो फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीटेड, मतलब कि जब हमने सन रेज को इस मैग्नीफाई ग्लास से हमने इस पे फोकस कराया तो इससे क्या हो, जो पेपर है वो क्या स्टार्ट होना हुआ, पेपर जो है हीट होना स्टार्ट हो गया। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीज, पेपर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम सो हॉट, और एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसे पॉइंट पे जो पेपर है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है एंड इट स्टार्ट बर्निंग, और वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, इट इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर मिनिमम टू मिनिमम टेम्परेचर बोलेंगे हम यहाँ पे, द मिनिमम टेम्परेचर जिस पॉइंट पर सब्सटेंस स्टार्ट टू बर्न। ओके, तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस द फायर और यू कैन से स्टार्ट टू बर्न इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, सब्सटेंस का मिनिमम टू इग्निशन टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर ही होता है एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। Since the temperature of the lighted matchstick was already higher than the ignition temperature, कहते हैं जो टेम्परेचर होता है मैचस्टिक का ऑलरेडी हायर होता है देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर। मैचस्टिक को रब किया आपने मैच बॉक्स के साथ, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फटाफट बर्न हो जाता है। ओके,
इट caught fire almost immediately. ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द कंबशन प्रोसेस टू अकर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कंबशन प्रोसेस को अकर करने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट तो आपके पास होना चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या होना चाहिए? कंबस्टिबल सब्सटेंस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूल। दूसरा आपके पास होना चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। तीसरा होना चाहिए हीट डैट अलाउ द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ऐसी हीट होनी चाहिए, ठीक है, जो कि फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचने में क्या करेगा? मदद करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3 चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड है। फर्स्ट हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, सेकंड ऑक्सीजन होना चाहिए और थर्ड क्या होना चाहिए? हीट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंबशन, कंबस्टिबल सब्सटेंस, इग्निशन टेम्परेचर, ये भी हमको समझ में आ गया है। आगे देखो हमारे पास क्या कहता है, कैन फिजिकल केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस। कहते हैं एक ही प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों अकर हो सकते हैं। सो व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ कैंडल इज इट। अब कैंडल में देखते हैं, हमने कैंडल को बंद किया, अब देखते हैं उसमें 2 चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 5.7, लुक एट द फिगर। What students are discussing about to the burning candle? What do you think? देखो कैंडल बर्न कर रही है। अब देखो इन सब बच्चों के अंदर क्या क्या डिस्कशन चल रहा है। द वैक्स मेल्ट एंड इवेपोरेट। ये बच्चा कह रहा है जो वैक्स है मेल्ट हो रही है और साथ में इवेपोरेट भी हो रही है। ओके, सेकंड गर्ल ने क्या बोला? आई थिंक द वैक्स बर्न एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जिससे कहते हैं मेरे ख्याल से वैक्स जो है बर्न हो रही है और नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ये सरदार जी क्या बोलते हैं? मे बी द विक ड्रॉ अप द लिक्विड वैक्स। जो विक है वो लिक्विड वैक्स के अंदर ड्रॉ होती जा रही है। ये कहती शायद इसने क्या किया? वैक्स मेल्ट होती है, फ्लो होती है, सॉलिडिफाइड इन द डिफरेंट शेप। इन सब ने ऐसे वैक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, सो द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स इज कैरिड अप द विक। कहते हैं कि जैसे जैसे जो वैक्स है कैंडल की मेल्ट होती है तो जो विक होती है मतलब जो धागा होता है वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। एंड इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। और फ्लेम की हीट के कारण वो क्या होना स्टार्ट होता है? इवेपोरेट। द वेपर ऑफ द वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस द फ्लेम। जैसे जैसे वैक्स के वेपर बर्न करेंगे वैसे वैसे फ्लेम जो है प्रोड्यूस होगी। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इट्स सॉलिडिफिकेशन। और जो मेल्टिंग है, जो मेल्ट हो रही है वैक्स, वो सॉलिडिफाइड भी हो सकती है। एंड इवेपोरेशन, ये हमारे किस में आते हैं? फिजिकल चेंज में। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है दिस वन, सॉरी, ये हमारे पास है कैंडल को जब बंद करेंगे तो ये जो आपके पास वैक्स है वो मेल्ट होगी, मतलब लिक्विफाइड हो रही है। वैसे वैक्स हुई है सॉलिडिफाइड है, मतलब सॉलिड है, वो लिक्विड में चेंज होगी। जैसे ही बंद करेंगे वो वेपर की फॉर्म में चेंज, मतलब इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना इवेपोरेट होगा उसके वेपर क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? बर्न। वो बर्न होगा तो साथ में फ्लेम प्रोड्यूस होगी। मतलब कि और जो लिक्विड में है तो एक टाइम में वो सॉलिड में भी चेंज हो सकती है। बस सॉलिड मतलब जो वैक्स है जो मेल्ट हो रही है वो तो किस में चेंज हो गया? उसका फिजिकल में आ गया। किस में चेंज आ गया उसका? वो फिजिकल में। किस में आया वो? उसका फिजिकल चेंज में। ओके, सो यहाँ पे यही कह रहा है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपोरेशन आर द फिजिकल चेंज। द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज़ अ केमिकल चेंज। और बर्निंग जो हो रहा है वेपर का वो किस में हो रहा है? केमिकल चेंज। वो क्या है? हमारा केमिकल चेंज। दिस शोज डैट बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इससे हमें ये समझ में आता है जो कैंडल बर्न हो रही है, कैंडल का साइज़ भी तो कम हो रहा है, साइज़ में चेंज आ रहा है, वैक्स मेल्ट हो रही है। ठीक है, मैं सॉलिड था, सॉलिड से वो मेल्ट मतलब स्टेट में भी चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें फिजिकल चेंज तो आ ही रहे हैं। केमिकल चेंज, जब कैंडल बर्न हो रही है तो उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है और उसमें से कुछ गैसेज भी प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? उसमें केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो दिस शोज डैट बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स द बोथ फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं, आर चेंजेस परमानेंट। क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं? वंस समथिंग हैज़ अंडरगो अ चेंज कैन वी गेट इट बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म। कहते हैं अगर किसी भी सब्सटेंस में कोई चेंज कर दिया जाए, क्या उसे हम दोबारा से बैक लेकर आ सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में? तो एक्टिविटी करते हैं। थिंक अगेन अबाउट ऑल चेंजेस डैट वी हैव डिस्कस और टॉक अबाउट सफार। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया, कुछ चेंजेस के बारे में दोबारा करेंगे। इन विच दीज
कैन वी गेट बैक द ऑब्जेक्ट, इसमें तो कौन से ऑब्जेक्ट है जिसको हम बैक लेकर आ सकते हैं, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ वी स्टार्टेड विथ। देखो हमारे पास क्या है 5.2 में, देखिए हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब था, आइस क्यूब मेल्ट हो गए हैं, उसे फ्रीज कर दीजिए, दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो यस, कटिंग द वेजिटेबल, वेजिटेबल को आपने एक बार कट कर दिया, चॉप कर दिया, उसके बाद वो दोबारा से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते। जैसे पोटैटो को आपने एक बार पीसीज में कट कर दिया, दोबारा से वो पोटैटो नहीं बन सकता और उसका ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बन सकता, तो नो। बॉइलिंग वाटर, यस, ठंडा कर दीजिए, ठीक है। यस, मेकिंग द पॉपकॉर्न फ्रॉम द कॉर्न, कॉर्न का एक बार पॉपकॉर्न बन गया, वो कॉर्न नहीं बन सकता दोबारा, तो इसका भी आ जाएगा नो। सो रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस with which we started shows that change we brought can be reversed। कहता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, अगर ऑब्जेक्ट दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, ठीक है, विद विच वी स्टार्ट शोज द चेंजेस, चेंज होने के बाद भी, मतलब हमने कोई चेंजेस किया दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, तो वी ब्रॉट कैन बी रिवर्स, तो हम उसे बोलेंगे रिवर्स्ड। क्या बोलेंगे? कैन बी रिवर्स। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास जैसे कि इलास्टिक है, इलास्टिक होता है, ओके, जब आप उसे स्ट्रेच करेंगे वो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, इस लिए आप उसे छोड़ दीजिए, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आइस मेल्ट इट कैन बी रीफ्रोजन टू द आइस, आइस जब मेल्ट होती है उसे रीफ्रोजन किया जा सकता है आइस में। सिमिलरली व्हेन वाटर इवेपोरेट इट कैन बी कंडेंस, वाटर जब इवेपोरेट होता है उसको कंडेंस करके ओरिजिनल फॉर्म में लिक्विड में हम वापस लेकर आ सकते हैं। सो हाउ एवर सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, तो ये तो आइस का मेल्ट होना, वाटर का इवेपोरेट होकर कंडेंस कर देना, ये तो हमारा आता है रिवर्स में, मतलब कि रिवर्सिबल चेंजेस में। बट कुछ चेंजेस होते हैं डेट कैन नॉट बी रिवर्स सिंस वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसे हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में नहीं लेके आ सकते, सब्सटेंस में दोबारा से नहीं लेके आ सकते आफ्टर द चेंज, अगर एक बार चेंज हो चुका है। जैसे कि चॉप्ड वेजिटेबल्स कैन नॉट रिटर्न टू देयर द ओरिजिनल साइज एंड शेप, जो भी चॉप्ड की हुई वेजिटेबल्स है उनको दोबारा से उनकी ओरिजिनल शेप साइज में लेकर नहीं आया जा सकता। एंड मेकिंग द पॉपकॉर्न कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी grouped into those that can be reversed and those can not be reversed। तो इस प्रकार अब आप बहुत ही ईजिली से ऐसे सब्सटेंस को ग्रुप बना सकते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और जिनको रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। रिवर्स एंड इरिवर्स, मतलब इसमें रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंजेस भी बोलते हैं। रिवर्सिबल चेंज दैट कैन बी get back in its original form and irreversible change that cannot be get back, okay, in its original form। एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल, क्या सभी चेंजेस हमारी इच्छा से होते हैं? डिज़ायरेबल का मतलब है हमारी इच्छा से होना। सो क्या कह रहा है कि मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ, कहते हैं बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारी, बहुत सारे यूज़फुल चेंजेस हैं हमारी डेली लाइफ में जो होते हैं। फॉर एग्जांपल द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, मिल्क को कर्ड में चेंज करना यूज़फुल है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यूज़फुल है, फ्रूट पकेंगे तो हम खाएंगे क्या। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को कट करके ही हम खाते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, ये हमारे यूज़फुल चेंजेस हैं। और ऑल दीज आर डिज़ायरेबल, और सभी ऑल दीज आर डिज़ायरेबल चेंजेस, और सब ये हमें डिज़ायरेबल है, खाना हम खुद पकाते हैं, ठीक है। सो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिज़ायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, क्या कहते हैं कुछ और चेंजेस आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं जो कि हमारे चारों तरफ हो रहे हैं डिज़ायरेबल चेंजेस के बारे में। कहता है ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे आप खुद एग्जांपल देना डिज़ायरेबल चेंजेस के जो हमारे अकॉर्डिंग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस मे बी अनडिज़ायरेबल, कहते हैं ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि अनडिज़ायरेबल, हमारी इच्छा से नहीं होते। सच एज रस्टिंग ऑफ आयरन और डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, जैसे आयरन का रस्ट होना अनडिज़ायरेबल है। फूड का ख़राब हो जाना ड्यूरिंग द स्टोरेज, ओके, ये भी डिज़ायरेबल है। अ चेंज दैट इज़ अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी डिज़ायरेबल इन अदर सिचुएशन, कहते हैं कुछ चेंजेस जो अनडिज़ायरेबल हैं सम सिचुएशन में वो डिज़ायरेबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड कैन बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्टिंग द फूड वेस्ट इनटू द कंपोस्ट, ठीक है। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, फूड है, कुछ वेजिटेबल पील्स भी हम करते हैं, हम उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको हम खाद में कंपोस्ट में चेंज करते हैं, मतलब कि अनडिज़ायरेबल भी हैं, ठीक है, ये अपने आप भी हो जाते हैं और बट हम कभी कभी अपनी डिज़ायर से भी इन्हें करते हैं।
तो सम चेंजेस अकरिंग इन ओवर ईयर्स ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी कैन हैव द लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट इम्पैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ फ्यूल इन कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन एक्सेट्रा इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. कहता है कि सम चेंजेस अकरिंग इन ओवर ईयर्स, कुछ चेंजेस तो बहुत लंबे टाइम तक ह्यूमन एक्टिविटी से मतलब कि चेंज हो रहे हैं. ओके जैसे फॉर एग्जांपल है इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्यूल. आजकल आपने देखा होगा कि जो कार, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा है उसमें फ्यूल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण जो है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ये क्या अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही हो रहा है, जो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं. ओके, ड्राइंग द पेंट ऑन वॉल्स, डोर, फर्नीचर एक्सेट्रा रिलीज मैनी सब्सटेंसेस. कहते हैं जो पेंट हमने वॉल पे लगाया होता है, डोर पे या फर्नीचर पे, जब वो ड्राई हो रहे होते हैं, सूख रहे होते हैं, तो उसमें से बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं. कैसे? इवेपोरेशन एंड कॉजिंग द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी इंक्रीज़ होता है. बात समझ में आ गई? तो ये भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सम स्लो नेचुरल चेंजेस. कुछ स्लो धीरे धीरे होने वाले नेचुरल चेंजेस कौन कौन से हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का विदरिंग होना मतलब कि टूटना. हैव यू सीन हीप ऑफ सैंड, सॉइल एंड स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ माउंटेन्स एज शोन फिगर 5.10. आपने ये सब चीज़ें देखी रखी होंगी. ठीक है, मतलब कि आपने देखा होगा ये सब रॉक्स. ओके, सीन द मतलब कि रेत के पहाड़, सोइल के बड़े बड़े टीले से, रेत के टीले से, स्टोन. ओके, माउंटेन पे. दीज आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? हम सब सेडिमेंट्स बोलते हैं. ओके, हाउ हैव दीज फॉर्म, कैसे फॉर्म होते हैं? दीज आर फॉर्म बाय द फिजिकल चेंज. अभी फिजिकल चेंज के कारण फॉर्म होते हैं. डैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इन द स्मॉलर पीसेस. इसमें जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो स्मॉलर पीसेस में क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं. बड़े बड़े रॉक्स किसमें हो रहे हैं? स्मॉलर पीसेस में. अब इस छोटे छोटे पीसेस में कैसे ब्रेक डाउन होते हैं? बाय द हीट, मतलब कि टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस. ठीक है, जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज होता है. कभी टेम्परेचर जैसे गर्मी होगी, सर्दी होगी, बारिश हो गया. ठीक है, तो इन सब जो चेंजेस, टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट में जो चेंजेस आता जा रहा है. ओके, एंड ग्रोइंग द रूट्स ऑफ द ट्रीज. इसमें ट्रीज़ भी ग्रो कर जाते हैं, जिनकी रूट्स के कारण भी क्या होना स्टार्ट होता है? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं. इवन फ्रीजिंग ऑफ द वाटर विद इन द क्रैक इन द रॉक्स कैन कॉज दैम टू ब्रेक. तो कहने का मतलब क्या है, ये जो बड़े बड़े जितने भी आपके पास जो बड़े बड़े मैटर हैं, ये जो समथिंग रॉक्स दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल पीसेज में कैसे ब्रेक डाउन हो जाते हैं? बाय द टेम्परेचर, बाय द हीट, रेन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. Water or chemical present in the water can also react with the rocks and cause the chemical change in their composition. Water आजकल एसिड रेन बहुत ज़्यादा होती है. एसिड रेन आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रही है. तो वो वाटर के अंदर जो भी केमिकल होते हैं, ठीक है, जब रेन होती है, एसिड रेन होती है, तो उसके कारण भी कुछ केमिकल रिएक्शंस इनके ऊपर होता है, केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, डैट को द केमिकल चेंजेस इन देयर कंपोजिशन, जो इनकी कंपोजिशन में केमिकल चेंजेस भी लेकर आती हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ केमिकल चेंज एज शो इन फिगर 5.10 बी. हियर एन ओरिजिनल ब्लैक कलर रॉक कॉल्ड द बेसॉल्ट. ठीक है, एक ब्लैक कलर का रॉक है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसॉल्ट. विच कंटेन द आयरन, जिसमें क्या कंटेन है? आयरन है. हैज़ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस द रेड कलर लेयर. ठीक है, अब उसमें कुछ केमिकल चेंज हो गए हैं जिसके कारण वो रेड कलर का लेयर बना चुका है. मतलब इन्होंने 5.10 में एक दे रखा है, ये वाला 5.10. ओके, ये 5.10 बी. ठीक है, जिसमें रेड सेडिमेंट लेयर बना हुआ है. रेड सेडिमेंट लेयर बना हुआ है. कैसे बना हुआ है ये दिखा रखा है कि ये ब्लैक कलर का रॉक था जिसको बेसोल्ट कहा जाता था. विच कंटेन द आयरन, जिसमें आयरन था. हैज़ केमिकली चेंज, अब वो केमिकली चेंज हो गया जो कि रेड कलर का एक लेयर बन चुकी है. द रेड कलर इज़ अ रिजल्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड produced when the rock surface was exposed for a long time to the water and air containing water vapor. कहता है ये जो आयरन का जो सब्सटेंस है ये रेड कलर का कैसे चेंज हुआ? क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक इस पे वाटर, केमिकल वाटर, ओके, और यू कैन से डैट मॉइस्चर, ये सब चीज़ें इसके अंदर केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट किया. ठीक है, जिसके कारण वो धीरे धीरे वो रेड कलर में चेंज हो गया. ओके, और वो आयरन ऑक्साइड क्या प्रोड्यूस किया उसने? आयरन ऑक्साइड, जो कि मैं पीछे भी आपको बता के आ रखी हूँ.
दीज फिजिकल केमिकल चेंजेस रॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वेदरिंग। अब इस पर फिजिकल चेंज भी आया और केमिकल चेंज भी आया। फिजिकल चेंज आया टेम्परेचर हीट के कारण, प्रेशर के कारण जो चेंज आया वो आया फिजिकल चेंज, जिसके कारण इस पर क्रैशेस पड़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है, धीरे जैसे उसके स्मॉल पीसेस होना स्टार्ट हो गए। केमिकल चेंज क्या है, वाटर हो गया या अदर पोल्यूशन भी कह सकते हैं आप, इन सब चीज़ों के कारण जो भी चेंजेस आए जिसके कारण इनका कलर भी चेंज हो गया, तो वो आ गया हमारा किस में आ गया, हमारा केमिकल चेंज में। तो यही बोला है कि दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वेदरिंग विच इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और जिसके कारण क्या फॉर्म होती है, हमारी सॉइल फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, सॉइल फॉर्म होती है। तो कोई आपसे पूछे कि हाउ डज द सॉइल फॉर्म, तो सिंपल है, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। व्हाट इज द वेदरिंग प्रोसेस, फिजिकल केमिकल चेंजेस इन द रॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वेदरिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इरोजन। क्या आता है हमारे पास, इरोजन। हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन द रिवर बेड्स और इन द लेक्स। कहते हैं जो रिवर बेड्स हैं, मतलब कि नदी का किनारा या लेक, आपने उसमें वो छोटे छोटे सैंड के कुछ छोटे पार्टिकल देखे होंगे। दीज सैंड इज फॉर्म व्हेन द रॉक पिबल्स soil sediments are break down and move from one location to another by the नेचुरल फोर्सेस लाइक wind, फ्लोइंग वाटर। समझ में आ गई बात, कहने का मतलब क्या है। ये जो सैंड कैसे फॉर्म होते हैं, जब रॉक के जो पीबल्स होते हैं, सॉइल होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और मूव करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे बाय द नेचुरल, हम लोकेट नहीं करवाते हैं, नेचुरल बाय द फोर्स ऑफ विंड, फ्लोइंग वाटर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरोजन, मतलब कि इरोजन हो जाना, सॉइल का कटाव हो जाना। तो इरोजन ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो इरोजन भी किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एक फिजिकल चेंज का है। तो रिवर रॉक्स एंड पीबल्स ऑफन अपीयर सम अदर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इरोजन कोज बाय फ्लोइंग ऑफ वाटर। रिवर के रॉक्स हैं, पीबल्स हैं, मोस्टली अपीयर होते हैं, ठीक है, स्मूथर, मोस्टली अपीयर स्मूथर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इरोजन कोज बाय द फ्लोइंग वाटर। मतलब कि बहते हुए पानी में जो इरोजन होता रहता है वो स्मूथर से हो जाते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ द वाटर विंड डिक्रीज, जब स्पीड जो है वाटर की या विंड की डिक्रीज होती है, सच एज इन एन ओशन और लेक, द मटीरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग द इरोजन सेटल डाउन एट द बॉटम। तो ये सब इरोजन पार्टिकल क्या सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, एंड दीज सेडिमेंट्स हार्डन, तब ये हार्ड हो जाते हैं ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम, लॉन्ग टाइम में, एंड बिकम न्यू रॉक्स, और नए रॉक्स बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर द 1000 ऑफ ईयर्स। कहते हैं इनमें से बहुत ज़्यादा जो है बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं रॉक को बनने के लिए। ओके, एंड कैन नॉट बी रिवर्स, और इनको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो आई होप बच्चों आपको ये आज का टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नट शेल। इसमें देखो ये बताना चाह रहा है कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फिजिकल चेंज पढ़ा। फिजिकल चेंज क्या इज़ वन इन विच सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। फर्स्ट हमारा फिजिकल चेंज हो गया, सेकंड हमने केमिकल चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं, और रिप्रेजेंट हम इसे किसी भी केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी जिस भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी को हम केमिकल इक्वेशन में भी फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, कुकिंग, रस्टिंग, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, इन सब के बारे में भी पढ़ा। सब्सटेंस डेट अंडरगो कंबशन आर कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि कंबशन में जाते हैं, जो कि इजिली कंबस्ट हो जाते हैं, डेट इज कॉल्ड द कंबस्टिबल सब्सटेंस। हीट और लाइट आर द गिवन आउट ड्यूरिंग द कंबशन। कंबशन में मोस्टली हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। गैस भी, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन कैच फायर, जो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस फायर को कैच करता है, इट कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स और सम कैन नॉट, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है, कुछ को रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा। सम चेंजेस आर डिजायरेबल, सम आर नॉट, कुछ चेंजेस हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते। ओके, एंड रॉक्स अंडरगो फिजिकल केमिकल चेंज ड्यू टू द वेदरिंग टू फॉर्म द सॉइल। और जितने भी रॉक्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस ड्यू टू द वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग के कारण, फिजिकल केमिकल चेंज के कारण उससे क्या फॉर्म होती है, सॉइल फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर? और सॉइल से माउंटेन भी बनते हैं, अभी बताया, इरोजन में भी बताया था अभी आपको, ठीक है। तो आई होप बच्चों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाता है, और आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि
आज हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।